कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग ने 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट 1992 which aims at promoting the Panchayati Raj institution in the country provides for which of the following: Constitution of the District Planning Committee, State Election Commissions to conduct all the Panchayat elections, Establishment of the State Finance Commission. Okay, कैसे इसको सॉल्व करें। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हमारा पीआरआई से रिलेट करता है। पीआरआई इन द सेंस कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और 74 जो है वो म्यूनसिपैलिटी से आता है, ठीक। अच्छा, 73rd एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 71 CAA में जो आपने जैसे हमने बताया कि पीआरआई आता है। पीआरआई जो है वो आर्टिकल है 243 से लेके 243 तक है, ओ तक, ठीक है। तो जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, सॉरी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है। तो अच्छा, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ये जो है डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर हम बात हो रही विलेज की। तो थोड़ा सा है ना, विलेज जो है वो ग्रास रूट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट क्या है थोड़ा सा उससे अपग्रेडेशन वर्जन है ना। तो ये तो मतलब नहीं होगा, ऑफकोर्स की बात है। 74 में भी आता है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, वन हमारा कट गया। अगर वन हमारा कर गया तो देख रहे हैं हम डायरेक्ट कम टू द कंक्लूजन ऑप्शन सी, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल द पंचायत इलेक्शन, ठीक है, करेगा ही। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी है, ठीक है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको पीआरआई के एवरी क्लॉज, एवरी आर्टिकल्स एंड व्हाट आर द प्रोविजंस, ये सब कुछ आप पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है कि आगे जाकर कभी भी हम क्वेश्चन देखते हैं जैसे 73rd में, है ना, रिलेटेड, तो आप देखना वहाँ पर अगर जो एरर पैटर्न्स है वो रिपीट होगा। तो एरर पैटर्न्स क्या कहता है कि 73rd एंड 74 इन दोनों को क्लब करेंगे, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर अगर उन्हें गलत करना हो स्टेटमेंट, ठीक। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two important river, one with its source in Jharkhand and another with its source in Odisha, merge at a place only a small distance from the coast of the Bay of Bengal before flowing into the sea. This is importance out of the wildlife and the biodiversity and the protected area. Which one of the following could be this? Okay, ये काफ़ी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो यू कैन गो विद योर नॉलेज, अगर नहीं आता तो आप स्किप करो। इसका आंसर हालांकि भितरकनिका है। अब यहाँ पर देखिए एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे चांदीपुर ऑन सी आप देख रहे हो, ठीक है, चांदीपुर ऑन सी यहाँ पर एक ऑप्शन है, और 2020 में यहाँ पर उस 2020 आई थिंक PYQ है, वहाँ पर क्या है, इस पे ही क्वेश्चन बना हुआ, और वहाँ पर ये एक आंसर है चांदीपुर ऑन सी। अगर जिसने यहाँ पर रिसर्च की होगी और जिसने PYQ को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन 2 नंबर वहाँ पर ले जाएगा अपना। तो इसी को बोलते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द PYQ एनालिसिस। इसलिए कहते हैं हर एक ऑप्शंस को आप पढ़िए, और आगे जैसे जैसे आप आगे अभी देखोगे तो कितनी चीज़ें जो हैं आपको दिखेंगी कि 2011 2012 में वो चीज़ जो यहाँ पूछी गई वो आपको आगे जाकर पेपर में ज़रूर दिखेंगी, है ना। अब जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क है, जिसने यहाँ रिसर्च की होगी उसको आगे जाकर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई बार भितरकनिका नेशनल पार्क का मेंशन हुआ है, कई बार सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का मेंशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा चलते हैं, रिसर्च करते हैं। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो ब्रीडिंग प्लेस है सॉल्ट वाटर टर्टल का, सॉल्ट वाटर टर्टल का, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है इसको आफ्टर द सुंदरबन, ठीक है। ये जो सिचुएटेड है वो डेल्टा पे है, जो 3 रिवर्स से बन के मिलती हैं, ठीक है। जैसे एक रिवर है ब्रह्मानी, दूसरा है बैतारनी, तीसरी है धमरा रिवर, ठीक। और ये होम है किंग्सफिशर बर्ड का। ओके, ये तो भितरकनिका पे हो गया। अब आते हैं चांदीपुर ऑन सी, इसको हाइड एंड सीक बीच बोलते हैं, ठीक है, और DRDO का टेक्स्ट स्टेशन है। गोपालपुर ऑन सी, ये भी उड़ीसा में है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पड़ता है। फेमस है किसके लिए, मैनिस्टिक टाइगर के लिए, इस पर PYQ है, ठीक। ट्राइब्स यहाँ पर खरदिया है, मनकीदिया है, मुंडा है। वाटरफॉल 2 यहाँ पर पड़ते हैं, बहेरी पानी है, जोरंडा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rapid increase in the rate of the inflation is sometimes attributed to the base effect. What is the base effect? Base effect क्या होता है? This is a concept, एक concept है
बेस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि आपका रियल जीडीपी होता है और एक नॉमिनल जीडीपी होता है, तो उसी में ही जो बेस ईयर आप यू लेते हो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है नॉमिनल जीडीपी, तो दैट इज कॉल्ड द बेस ईयर इफेक्ट। तो इट इज़ ए इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर और द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर अच्छा ठीक है, जैसे हमें नहीं पता इसको, तो कैसे हम फिर कह रहे हैं, पढ़ते हैं। इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ द ड्रास्टिक इन डेफिशिएंसी इन द सप्लाई ड्यू टू द फेलियर ऑफ द क्रॉप। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक, इट्स अ क्वाइट एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन द डिमांड ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, भी नहीं है, बेस इफेक्ट तो नहीं लग रहा है। इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ अ प्रीवियस ईयर, हाँ इफेक्ट उसका दिख रहा है ना, तो डैट इज़ ठीक है, सी है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 64, ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ बिलो 15 ईयर्स, यहाँ लिखा है अबव 65, ठीक है, तो ऑफकोर्स की बात है, अगर इन दोनों को मेंशन किया तो इन दोनों के बीच में ही होगा कोई ना कोई, ठीक। ओके, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसको जरूर आप अंडरलाइन करिएगा, ठीक है, नॉट, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि करेक्ट नॉट करेक्ट है। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम आर रेटिफाइड इन कॉन्जुगेशन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये तो करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और द ग्रुप दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन आउट गैसेज बिलो द एमिशन कोटा, ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर सी तो नहीं होगा। ठीक है, द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ द CO2 एमिशन, ये भी करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ फिक्स्ड प्राइस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द UNEP। अब ये काफ़ी फैक्चुअल है, आप देख रहे हो काफ़ी फैक्चुअल है। अच्छा, यहाँ पे UNEP जगह पे हो सकता है कोई और हो, IUCN हो, या कोई और फेमस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक। दूसरी चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर ट्रेडेड एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब ये फिक्स्ड प्राइस है तो कौन डिसाइड कर रहा है ये भी हमें नहीं पता, ठीक। अगर ये इंटरनेशनली पे हो रहा है तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको से डिसाइड कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सही हो, इस बात की भी हम नहीं श्योर हो सकते, तो इट्स हाईली फैक्चुअल। और फैक्ट्स जनरली क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, मैंने लिखा भी है फैक्ट्स आर जनरली रॉन्ग, तो आंसर डी इज़ द रॉन्ग। हालांकि कार्बन क्रेडिट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है मार्केट पे, ठीक है, तो उसको कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द वैट। हालांकि वैट अब हटा दिया गया है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। इट इज़ बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली अ फैसिलिटेटर फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, नाइदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट टेक प्लेस। अच्छा, क्लोज्ड इकोनॉमी है तो क्लोज्ड इकोनॉमी है मतलब कि डोमेस्टिक इकोनॉमी हुई, ठीक है। जैसे ऐसे समझते हैं, आपका घर है, ठीक है, आपके घर में 3-4 लोग रहते हैं। अब 3-4 लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ घर ही में हैं, अगर सिर्फ दिन भर घर में, तो बाहर कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं। तो बाहर जब इंटरेक्शन होगा नहीं तो सोशलाइज भी नहीं होंगे हम, जब सोशलाइज नहीं होंगे तो हम ना ही किसी एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कुछ नहीं होगा। तो ऑफकोर्स की बात है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, है ना। ऐसे ही इंडिया में अगर कोई चीज़ बाहर जा नहीं रही है तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी हुई, तो क्लोज्ड इकोनॉमी हुई तो हम ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, नाइदर इम्पोर्ट नाइदर एक्सपोर्ट टेक प्लेस, तो आंसर डी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base. It gradually dries up and dies because, ठीक है, water from the soil cannot rise to aerial part. Okay, roots are starved of energy. Tree is infected by the soil microbes and root do not receive oxygen for the respiration. तो आप अच्छा A, B, C और D इसमें देखो, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी साइंस बेस्ड है, आप समझ रहे हो। अगर साइंस बेस्ड है तो आप देखना कि साइंस से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा हाईटेक कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार्क ऑफ अ ट्री जो है अगर ड्राइज अप हो रहा है, डाइड हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलेगी ना। अगर आपके पास एनर्जी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या होगे, आप धीरे धीरे वीक फील करोगे और धीरे धीरे आपकी वीकनेसेस आएंगी। तो इसी चीज़ को तो है ना यहीं पर, तो बी के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन द न्यूज़।
व्हाट इज़ दिस ट्रीटी। अब ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2011 का, फिर भी अच्छा इसको कैसे करना है तो ये हम देखते हैं। इट इज़ अ बायलैटरल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द यूएसए एंड द रशियन फेडरेशन, ठीक है। इट इज़ अ मल्टीलैटरल एनर्जी सिक्योरिटी कॉपरेशन ट्रीटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द ईएसए, ठीक है। इट इज़ अ ट्रीटी बिटवीन द रशियन फेडरेशन एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी कॉपरेशन। इट इज़ अ मल्टीलैटरल कॉपरेशन ट्रीटी अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स, अब ठीक है, अगर इनको गलत करना होता तो एक बार रशियन फेडरेशन मेंशन करते, वाई दे मेंशन 2 टाइम्स, है ना। तो मतलब कि रशियन फेडरेशन को उन्होंने 2 बार मेंशन किया है, तो मतलब ए और सी में से ही आंसर होगा। अब ए और सी में से आंसर होगा, 50-50 आ गए। बाकी आप जा सकते हो किसी के साथ भी कि आप अगर ए लगा रहे हो ठीक है, सी लगा रहे हो, बाकी थोड़ा सा तो नॉलेज लगेगा यहाँ पर, ठीक। तो आंसर यहाँ पर ए है, बायलैटरल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड द रशियन फेडरेशन। नेक्स्ट चलते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड द इंडो बुर्मा रीजन एज द हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी चीज़ें जो होती है जैसे स्पेसी रिचनेस, एंडेमिज्म, थ्रेट परसेप्शन, ये जो हैं उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक। तो स्पेसीज रिचनेस भी देखते हैं, एंडेमिज्म भी देखते हैं, थ्रेट परसेप्शन भी देखते हैं। तो 135 दैट इज़ द आंसर। अब वेजिटेशन इन डेंसिटी नहीं, एथनो बॉटनिकल इम्पोर्टेंस, इससे क्या मतलब है। अडाप्टेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना टू द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, नहीं ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 135 ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज द इंक्रीज concentration of the carbon dioxide in the atmosphere, but a lot of it doesn't remain in the lower atmosphere because of। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, फिर कह रहा है कि बट अ लॉट ऑफ इट डजेंट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अगर CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है बट CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में कम है, तो क्या रीज़न है। इट्स एस्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फेयर। भाई 90% जो है हमारा एटमॉस्फेयर वो ट्रोपोस्फेयर में ही आता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों जाएगा CO2। नहीं ये नहीं लग रहा है। फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द ओशन, हाँ ये हो सकता है क्योंकि कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, कार्बन सिंक हो रहा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ट्रैपिंग ऑफ द एयर इन द पोलर आइस कैप। एयर का ट्रैपिंग से क्या मतलब है, एयर इज़ एवरीवेयर, हमें एयर से CO2 से क्या लेना देना। तो यहाँ पर वर्ल्ड मैनिपुलेशन देखा गया है, तो यहाँ पर एयर नहीं है CO2 है, ट्रैपिंग ऑफ CO2 इन द पोलर आइस कैप, है ना। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो अगर ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो ओनली टू इज आंसर, ठीक। तो ये अब एक और ऑब्जर्वेशन आई, ये वर्ड मैनिपुलेशन, तो वर्ड मैनिपुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मैरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज द इंक्रीज द मैरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सर्फेस, न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। अब आप बताओ, ऑर्गेनिज्म है, बॉटम ड्वेलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर दोनों चीज़ जो है बॉटम में, मतलब कि बॉटम में है, मतलब कि ओशन वाटर्स के नीचे, सबसे नीचे हैं, तो अगर ये आएंगे तो ये भी तो आएंगी, है ना। ऑर्गेनिज्म आएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो सरफेस पे आ सकते हैं ना। तो बट लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेनिज्म अगर ऊपर आ जाएंगे तो फिर मतलब ये तो वही बात होगी ना कि फूड चेन और बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस कहीं ना कहीं कि बैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगा, बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। अगर क्या बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स अगर सरफेस में है तो वहीं रहेंगे, ठीक है। अब ऑक्टोपस अगर नीचे रहते हैं तो वो नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आ जाएंगे वो, ठीक है। कभी कभी आ सकते हैं बट ये नहीं कि हाँ सब ऊपर ही चले आ रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट और थर्ड नहीं है, न्यूट्रिएंट सिर्फ आएंगे, ठीक है। अपवेलिंग और डाउन वेलिंग ये कॉन्सेप्ट होते हैं, अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग। हाँ, अपवेलिंग में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाते हैं, मतलब पानी जो नीचे का पानी है वो ऊपर आता है, और जो ऊपर का पानी है मतलब सरफेस का पानी है सब सरफेस पे जाता है। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, साइकिल टाइप की। तो ऑप्शन 2 दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
If a tropical rainforest is removed, it doesn't regenerate quickly as compared to the tropical deciduous forest. This is because the soil of the rainforest is deficient in nutrients. Propagulates of the trees in a rainforest have poor viability. The rainforest species are slow growing. Exotic species invade the fertile soil of the rainforest. अब आप फिर देखो यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ द वर्ड्स पे आते हैं. यहाँ पर भी देखो सॉइल लिखा हुआ है ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फर्टाइल सॉइल. पहले कह रहा है कि सॉइल जो है वो डेफिशिएंट है न्यूट्रिएंट्स में, मतलब कि दे आर इनफर्टाइल सॉइल है. फिर उन्होंने लिखा फर्टाइल सॉइल. अगर ए और डी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो मतलब इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, है ना. तो आंसर ए ही है, क्योंकि अगर रेन फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं और ट्रीज़ जो है ट्रीज़ होते हैं तो वहाँ की जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो डेफिशिएंट होती हैं, ठीक है. और दूसरी चीज़ है कि ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं ना कि स्लो ग्रोइंग, क्योंकि उन्हें सनलाइट्स लेनी होती है, ठीक है. जो जल्दी ऊपर जाएगा उतना ही जल्दी उसको सनलाइट मिलेगी, ठीक है. तो इस वजह से सी जो है वो गलत हो जाता है. और प्रोपेबिलिटी ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट है पुअर वायबिलिटी, ये नहीं है, रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है. तो ए इज़ द आंसर, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन द स्पेसीज डाइवर्सिटी. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फेनोमेना. ओके, it has a high rainfall that support the luxuriant vegetation growth. It is a confluence of different biogeographic zones. Exotic and invasive species have been introduced in this region. It has less human interference. अच्छा कह रहा है कि हिमालयन रीजन में इस काफ़ी स्पेसीज डाइवर्सिटी है. अच्छा ऐसे हम समझ लीजिए, ये हिमालय है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा, क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ पर क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ पर क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ होगा. जैसे ऊपर जाओगे ठंडी बढ़ेगी ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा ना, ठीक है. तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट बायो जियोग्राफिक जोन्स. अच्छा इन्होंने ये भी मेंशन किया बायो जियोग्राफिक जोन्स डिफरेंट. ऑफकोर्स ये बात है, कुछ नया वर्ड है. अगर नया वर्ड है तो और कुछ अलग वर्ड है, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट टाइप का वर्ड है, तो उसको अगर गलत करना होता तो वाई दे मेंशन. अगर सर्च करके ला रहे हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ बहुत ढूंढ के ला रहे हैं, उसे गलत करने के लिए नहीं लाएंगे ना, कॉज की बात है, उसे सही करने के लाएंगे. तो आंसर बी, क्योंकि बायो जियोग्राफिक जोन्स इट्सेल्फ अ कॉन्सेप्ट, इट्सेल्फ अ यूनिक वर्ड, गुड वर्ड, ठीक है, डिफरेंट वर्ड, कॉन्सेप्चुअल वर्ड. तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको जब भी दिखे कुछ नया चीज़ है, कुछ मतलब ऐसे वर्ड दिखे कि जहाँ पर डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, तो वो गलत बहुत ही जनरली कम होते हैं, ठीक है. तो वो करेक्ट होंगे. तो यहाँ पर बी हमारा आंसर है. बाकी आप देख सकते हो इट इज़ अ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस. ऐसा क्यों? एक्जॉटिक एंड इन्वेसिव स्पेसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा नहीं है. इट हैव हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट द लग्जरियन, इतनी रेनफॉल होती ही नहीं है, ठीक है. तो बी आंसर. नेक्स्ट का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट, माइनिंग मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957, कस्टम एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है. तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ रेलिवेंस टू बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ अ गुड वर्ड, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ भी मेंशन करा होगा, ठीक है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, माइनिंग मिनरल हो गया, कस्टम हो गया, इंडियन फॉरेस्ट हो गया, ऐसे समझिए. क्या यूपीएससी ने देखा होगा कि ये एक पढ़ते एक्ट, ठीक है, दूसरा एक्ट पढ़ा होगा और उन्होंने तीसरा पढ़ा होगा, फोर्थ पढ़ा होगा, फिर उन्होंने देखा होगा अरे हाँ यार इसमें तो क्या नाम है बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई, इसमें नहीं की गई है, इसमें की गई, इसमें नहीं की गई है. ऐसा ऐसा दिमाग चला रहे होंगे क्या, मतलब कि व्हाट इज़ द, मतलब आप खुद थोड़ा सा थिंक लगाइए कि आप अगर क्वेश्चन बनाने बैठे हो तो आप हर एक एक्ट को पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसमें देखोगे हाँ ये चीज़ कॉमन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना. मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेंशन किया जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सारे ही लगाओ आप, 1 2 3 4, ठीक है. गलत हो जाए इट्स ओके, बट जो द माइंडसेट है ना, द मतलब कि एरर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो मैं चलूँ तो उसमें देखा गया है कि 1 2 3 4 इज़ द प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी करेक्ट होने की, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज. तो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म है. अच्छा यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म है. अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 5 to 6 ईयर्स में, उसमें भी एक गांधी और क्या बोलते हैं किसी एक और कोई फिलोसफर है, उनके बीच में कॉमन पूछा गया कि कॉमन माइंडसेट क्या है. तो वहाँ पर क्लास
क्लास ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी, कुछ ऐसे समथिंग आंसर है, ठीक है। वहाँ पर भी ये ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पर आपने थोड़ा रिसर्च कर ली होगी तो वहाँ पर आप करेक्ट कर ले जाओगे, ठीक है। अगर ये आता है तो आप करो, नहीं तो स्किप करो, ठीक है। तो ठीक है, क्लास क्लास स्ट्रगल जो है इकोनॉमिक फैक्टर पे आएगा। इकोनॉमिक फैक्टर पे इवोल्यूशन का संबंध में मतलब ही नहीं है, एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है, एम्पेरिकल लिबरलिज्म का मतलब ही नहीं है, मटेरियलिज्म पे है। किसी के पास कार है, किसी के पास बाइसिकल है, तभी तो कास्ट स्ट्रगल आ रहा है ना। A layer in the Earth's atmosphere called the ionosphere facilitate रेडियो कम्युनिकेशन। वाई? आयनोस्फीयर में आयंस होंगे, है ना, तो वहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन होता है, रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पर भी देखिए वही, अभी जैसे हम लोगों ने एयर वाला पढ़ा था, वर्ड मैनिपुलेशन यहाँ पर भी किया गया। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, आयंस, आयनोस्फीयर में ओजोन क्या कर रहा है, आयंस होंगे ना, ओजोन क्या कर रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन नहीं होगा, आयंस होगा, तो यहाँ से ही कट गया। अच्छा, रेडियो वेव हैज़ आ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, मतलब वेरी लॉन्ग, वेरी मतलब वेरी इज एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि कहीं वो एक्सट्रीम तो नहीं है। तो ये एक्सट्रीम ही है भाई, वेरी, मतलब यहाँ पर ये लिख सकते थे ना, द रेडियो वेव हैज़ हैव अ, ठीक है, लॉन्ग वेव लेंथ, तो करेक्ट हो जाता है। बट वेरी लगाने की क्या ज़रूरत है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेडियो वेव से भी बड़ी कोई वेव होगी जो उसका वेवलेंथ और इससे ज़्यादा होगा, तो वो लॉन्ग वेव होती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वी कैन गो विद द ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। बोथ FDI and FII are related to the investment in a country. Which one of the following statement best represent an important difference between the two? ठीक है, FDI and FFI ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वी कैन कवर इन द नेक्स्ट क्लास। आप बताना जब तक कि FDI और FFI में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ठीक है, फिर वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट, please comment, like and share. Thank you so much.